Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to talk about atomic size of D block element, and as you can see that I have written elements of first transition series, or you can say elements of 3D series, that is starting from scandium till zinc. Okay, so these are the elements from like scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Okay, so these are the elements which belongs to 3D series students. तो आज हमें पढ़ना है कि इनका जो एटॉमिक साइज़ है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो, या हम कह सकते हैं कि अगर हम पीरियड में मूव करते हैं. आपने क्लास में 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ये आप लोगों ने 10th में स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज़ करता है हमेशा. ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों करता है स्टूडेंट्स, तो उसका भी आपको रीज़न पता होना चाहिए. ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है स्टूडेंट, तो ये जनरली ऐसा होता है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए. ठीक है, ओके. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ब्लॉक में किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ में, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हो, चाहे सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, तो एटॉमिक साइज़ है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स. यहाँ पर पहले तो स्कैंडियम से लेकर के जैसे हम मैंगनीज तक जाते हैं, मतलब स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक जब आप मूव करोगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है. उसके बाद में आयरन, कोबल्ट और निकल, इसमें जो एटॉमिक साइज़ है कांस्टेंट रहता है. उसके बाद में कॉपर और जिंक में दोबारा से बढ़ जाता है स्टूडेंट्स. तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है. तो इसको समझने के लिए तो एक बार चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. फिर से स्कैंडियम, दिस इज स्कैंडियम, दिस इज टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा से मैंने सारे एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए हैं. तो इसमें जब आप बुक्स में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में किसी रिफ्रेशन में, तो ये दिया हुआ है कि दैट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज पहले क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. आयरन से लेकर के निकल में एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता है. और लास्ट में स्टूडेंट्स कॉपर में और जिंक में एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो ये 3 बातें हैं हमें ध्यान रखनी है और इनका रीज़न हमें पता करना है. तो स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनको याद कर लीजिए. पहले तो आपको याद होनी चाहिए. फ्रॉम 21 टू 30 जो एलिमेंट्स के नेम है इनको पढ़ लीजिए. बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाएंगे और यही अपने सिलेबस में भी है. एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट वी हैव टू पुट मोर फोकस ऑन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ योर 3D सीरीज़. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि ये जो वेरिएशन है साइज़ में ऐसा क्यों है. तो मैंने इसको 3 तरीके से डिवाइड कर लिया है. पहले साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है. तो तीनों के बारे में हमें बात करनी है. तो स्टूडेंट्स पहले तो जो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो है इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ मैं, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा. ठीक है,
अच्छी बात है। देन आगे जाकर के ये जो साइज़ है वो कांस्टेंट क्यों हो गया, ये भी पढ़ना है हमें। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और देखोगे इसमें स्कैंडियम एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल है अपने पास में स्कैंडियम में और एस ऑर्बिटल है, स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 है और 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, दिस इज़ योर 3d1 and 4s2, this is the configuration of scandium. Okay, then when we move from scandium to titanium, जब टाइटेनियम में जाएंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, टाइटेनियम में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d2 4s2, मतलब जो डी वाला ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें भी 2 रहेंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में वो बढ़ते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि डी ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होना स्टार्ट हो गया है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। बहुत ध्यान दीजिए इसमें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ने की कोशिश करेगा और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी साथ में बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज साइज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच में आयरन में, कोबाल्ट में और निकल में 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है वो काम कर रहा है और जो दूसरी चीज़ है वो न्यूक्लियर चार्ज है वो काम कर रहा है। तो इसी वजह से ना साइज़ बढ़ेगा ना चार्ज घटेगा, ना तो साइज़ कम होगा, साइज़ क्या कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारण है कांस्टेंट होने में, इसको मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन आप एक एक करके नोट कर लीजिए इनको। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या करेगा, वो साइज़ को बढ़ाएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, इंक्रीजेस एटॉमिक साइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा और जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो साइज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, इसलिए जो साइज़ होता है वो कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो साइज़ को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए साइज़ कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, वो साइज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो साइज़ को कम करना चाहता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर जो इंक्रीज लिखा हुआ है, इसका क्या कारण है जानेंगे। अब लास्ट में कॉपर में और जिंक में, अगर आपने कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखी हो तो डी में इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं और जिंक में भी 10 होते हैं। ठीक है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, कॉपर 29 नंबर पे आता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d10 होती है और 4s1 होता है। और कॉपर में आप देखोगे तो जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6
7, 8, 9, 10। और इसमें कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 है। ठीक है, ये तो कॉपर की हो गई। उसके बाद जब हम जिंक पर जाएंगे 30 नंबर पे, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। वो होती है 3d10 होती है और 4s2 होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो जिंक वाले केस में ये जो d ऑर्बिटल है कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ठीक है, तो कॉपर में और जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है ना, कॉपर में जिंक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है, इज़ वेरी हाई। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है इसका असर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। तो साइज़ लास्ट में बढ़ता क्यों है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है किसमें? कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन कॉपर एंड जिंक प्रीडोमिनेंट। ओके, प्रीडोमिनेंट ओवर न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है और जिसकी वजह से साइज़ एक्सपेंड करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारण है लास्ट में बढ़ने का, क्या कारण है जिंक में और कॉपर में? दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या करेगा? इट इज़ प्रीडोमिनेंट, या यू कैन से प्रीडोमिनेंट देन न्यूक्लियर चार्ज। प्रीडोमिनेंट ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में जो न्यूक्लियर चार्ज था इसका जो असर था वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था और जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो कि न्यूक्लियर चार्ज साइज़ को हमेशा कम करेगा और जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो साइज़ को हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, और स्कैंडियम से जैसे ही हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। पहले डी में 1 होंगे, फिर डी में 2 होंगे, डी में 3 होंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे आयरन में, कोबाल्ट में और निकल में, इन तीनों में बीच में 2 फैक्टर काम करेंगे। एक तो न्यूक्लियर चार्ज साइज़ को कम करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो साइज़ को बढ़ाना चाहेगा। तो साइज़ ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, तो वो बीच में बिल्कुल साइज़ कैसा कांस्टेंट हो जाएगा। 125 पिकोमीटर, 126 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर, या ऐसे करके बहुत ज़रा सा ही डिफरेंस होगा। लेकिन कॉपर में और जिंक में साइज़ लास्ट में बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर में और जिंक में दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये मेन कारण है स्टूडेंट्स, को ध्यान रखें। और ये स्कैंडियम से लेके और जिंक तक एटॉमिक साइज़ का टॉपिक था, इसको पूरा किया हम लोगों ने। एक टॉपिक और स्टूडेंट्स पूरा करेंगे, एक आयनिक रेडियाई पर और हमें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एटॉमिक साइज़ के बाद में एक टॉपिक और है आयनिक रेडियाई। इसके बारे में थोड़ा और ध्यान रखो। पहले बात तो आपको एटम में और आयन में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है M लिखा हुआ है तो ये एक एटम है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है M+ तो ये आयन होता है। ये ध्यान रखो, पता है, बेसिक चीज़ें। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है कि जो कैटायंस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेटल है, ये उसका आयन है। ठीक है, तो ये पेरेंट एटम, दिस इज M इज़ पेरेंट एटम। तो
ये पेरेंट एटम है, ठीक है। पेरेंट एटम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो आयन है वो इसी से बना हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मेटल है अपने पास में, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो क्या बनाएगा, M+, क्या बनाएगा M+, और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये जो आयन बना हुआ है ये बना किससे, M से बना हुआ है। तो M कौन हो गया, M हो गया पेरेंट एटम। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पेरेंट एटम और ये हो गया इसका आयन, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ये साइज़ में बड़ा होगा और ये स्मॉल होगा। ध्यान रखो हमेशा, ठीक है, कि जो पेरेंट एटम होता है वो हमेशा बड़ा होता है आयन से। क्यों होता है ऐसा, इसका भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं। जैसे कि मान लो अपने पास में ये सोडियम एटम है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,1 होती है। और ये रहा न्यूक्लियस, ये रही पहली वाली शेल, ये सेकेंड वाली शेल और ये थर्ड वाली शेल है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कितनी शेल हैं, 3 शेल्स हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि पहली वाली में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद में 8 हैं, उसके बाद लास्ट में 1 है। लेकिन जब सोडियम बनाएगा Na+, क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 2,8 हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस वजह से। अब ये रहा न्यूक्लियस, ये रही पहली वाली शेल और ये रही छोटी वाली शेल। तो आप खुद देख सकते हो कि साइज में छोटा कौन है, आयन हमेशा छोटा होता है। जो कैटायन होता है वो हमेशा मेटल से छोटा होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे अब। तो ध्यान रखो कि जो कैटायन होते हैं, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स। जो आयंस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक बात हो गई। अब जैसे कि मेरे पास में एक लिखा हुआ है Fe एटम है, ठीक है, आयरन एटम 26 नंबर पे आता है। और ये लिखा हुआ है मेरे पास में Fe2+। अब इन दोनों में छोटा कौन होगा, जाहिर सी बात है ये आयन है तो ये स्मॉल होगा, दिस इज स्मॉलर, ठीक है। और ये बड़ा होगा, दिस इज बिगर या लार्जर, क्योंकि पेरेंट एटम इस साइज़ में बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखो कि कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ, ग्रेटर, ठीक है सुन। तो जितना चार्ज होगा कैटायन पे ज़्यादा वो उतना ही छोटा होगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मोर स्मॉलर इट विल बी। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ Fe2+ में और Fe3+ में कौन छोटा है, तो चार्ज ज़्यादा किसके ऊपर है, Fe3+ के ऊपर, तो ये छोटा होगा। टू बड़ा वाला कौन होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो जितना चार्ज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रोमियम +4, क्रोमियम 3+, चार्ज किस पे ज़्यादा है, इस पर 4+ का है, तो ये छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। इस पर आप देखोगे इस पर ज़्यादा चार्ज है तभी छोटा है, ठीक है। ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, छोटा है। और यहाँ पर ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज होगा तभी ये कैसा है, छोटा है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट इस वाले केस में आप देखोगे सभी पे चार्ज बराबर है, ठीक है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आगे बताऊंगा ये क्यों करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब तरह तरह का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट तरह तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। तो आप देखोगे टाइटेनियम पे +2 का चार्ज, इन सभी पे +2 का चार्ज है। अब साइज़ क्या होगा, तो जब ध्यान रखो हमेशा अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो सभी के ऊपर, सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +2 है, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा
तो हम लोग फोकस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा लेफ़्ट से राइट, मतलब जब टाइटेनियम से जिंक की तरफ जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज़ भी घटेगा। तो साइज़ क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से जाने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, एरो बना दे रहा हूँ, बढ़ रहा है। एरो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। और जो साइज़ होगा, साइज़ कौन सा, आयनिक साइज़, साइज़ क्या होगा, एरो नीचे मतलब डिक्रीज़ होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है सभी का तो न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा और साइज़ डिक्रीज़ होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा, जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ Cr2+ में और Cr3+ में, Cr3+ में, इन दोनों में बड़ा कौन है साइज़ में, तो ये बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखो। इस पर ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो जनरली आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एटॉमिक साइज़ हमने कवर किया और आयनिक रेडियाई कवर किया। अगर चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ स्मॉल होगा, अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज़ छोटा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल।